Hello students, welcome to Questa where we are in quest for solving problems in physics. आज हम लोग चैप्टर 4 जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे के एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व करना है यहाँ पे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग साथ में नोटबुक और पेन लेके साथ में सॉल्व करें सो दैट यू कैन सी whether you have solved it correctly or not. So जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट आप देख के सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ दिस एग्जांपल नंबर 4.4। सो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4.4 में क्या कहा जा रहा है कि a cyclotron's oscillator frequency is 10 megahertz. What should be the operating magnetic field for accelerating protons? ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ डी इज 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले पार्ट में बताना है हम लोगों को, और फिर इफ रेडियस ऑफ डीज जो कि दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, अगर वो आपको बताया गया है तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है प्रोटॉन का, और तो यहाँ पे हम लोग जानते क्या है कि साइक्लोट्रॉन का जो फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, दैट इज गिवन बाय, ओके, याद कीजिए किससे हम लोग देते हैं, ठीक है, दैट इज क्यू बी अपॉन 2πm, है ना। क्या होता है क्यू बी अपॉन 2πm, ये साइक्लोट्रॉन्स की एक्सेलरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है, साइक्लोट्रॉन एक मशीन है एक्सेलरेट करने के लिए, तो वो दिया हुआ है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है, 2π का वैल्यू आपको पता होता है, मास ऑफ प्रोटॉन भी आपको पता है, ठीक है। तो अब हम लोग को रीअरेंज कर लेना है इसको, तो 2πmp इंटू न्यू सी डिवाइडेड बाई क्यू को एक साइड कर लिया लेफ्ट साइड, और मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा ये। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, B इज इक्वल टू 2π मास ऑफ प्रोटॉन इंटू साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्यू। अब इसमें हम लोग को बस वैल्यूज को प्लग इन कर देना है सो दैट विल बी एबल टू कैलकुलेट। ओके, यहाँ पे देख लीजिए मास ऑफ प्रोटॉन हमको कितना दिया हुआ है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, है ना, जैसा कि आपको पता है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है। और हाँ, तो 10 मेगाहर्ट्ज को हमने 10 इंटू 10⁶ लिख लिया, 10⁻7 हर्ट्ज हो जाएगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर का आपको पता है, यानी प्रोटॉन पर का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19। इन सभी वैल्यूज को इसमें प्लग इन कर देंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू है। मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग को लिख देना है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और 10⁻7 फ्रीक्वेंसी है, 1.6 इंटू 10⁻19 डिनोमिनेटर में आएगा, विच इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन। ओके, आप इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ऊपर में जो दिए हुए वैल्यूज है 2 इंटू 3.14 इंटू 1.67, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक साथ, तो क्या आएगा, ये आ गया 10.48, ठीक है। सो ये 10.48 आ गया डिवाइडेड बाई 1.6 नीचे में, ऊपर में 10⁻27 प्लस 7 प्लस 10⁻19, ये ऊपर जाएगा 10⁻19 तो वो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो तो अब हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, 10⁻48 डिवाइडेड बाई 1.6 कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर फिर से हम लोगों ने कर लिया, तो ये आ गया 6.55 इंटू 10⁻, ये इसको आप पावर्स को जोड़ेंगे तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 0.655। सो अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करें तो ये हो जाएगा 0.66 टेस्ला। ओके, so this is the answer for required magnetic field, okay, to accelerate the protons with frequency 10⁻7 hertz. Okay, so this is the required operating magnetic field. Okay, so this is the answer for first part of the question. Okay, next part of the question में क्या कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है प्रोटॉन की जब वो डी से, साइक्लोट्रॉन की डी से बाहर निकल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर,
ओके, सो हाफ एम बी स्क्वायर होता है एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, एक रिलेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो इससे आप वी वेलोसिटी जो स्पीड है वो उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन आएगा क्यू बी आर बाई एम। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लोग यहाँ पे स्पीड की जगह पे पुट कर दें, सो विल गेट ऑल द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ नोन वैल्यूज। सो क्यू बी आर का बाई एम का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। सो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट क्यू बी आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, नीचे में आ जाएगा। सो ये सारे पैरामीटर्स, सारे वैल्यूज आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, Q का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 0.66 टेस्ला। रेडियस का एक्सप्रेशन कितना है, रेडियस का वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे देखिए 60 सेंटीमीटर्स दी हुई है रेडियस की वैल्यू। ओके, सो अगर हम लोग इसको मीटर्स में चेंज करें तो 60 सेंटीमीटर्स कैन बी रिटन एज 0.6 मीटर्स, ठीक है। सो 0.6 मीटर्स हमने लिख लिया। अब हम लोग को बस वैल्यूज को प्लग इन कर देना। ये मास ऑफ प्रोटॉन है इसलिए हम लोगों ने MP लिखा हुआ है ना, M सबस्क्रिप्ट P है ये। 1.67 into 10 power minus 27 kg होता है। तो जस्ट वी नीड टू प्लग इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ओके, सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए वैल्यूज हम लोग पुट कर रहे हैं। Q का वैल्यू 1.67 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड 0.66, R का 0.6, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर करना भूलेंगे नहीं क्योंकि उससे मिस्टेक हो सकती है हमें। सो नीचे में 2.2 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 आ गया। ओके, अब हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है ऊपर में क्या आएगा। देखिए 1.6 को हमने 0.66 से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर मल्टीप्लाई किया 0.6 से। सो ओवरऑल हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 0.63, ठीक है, इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और उसका स्क्वायर है, अभी स्क्वायर भी करना है। ओके, तो एक डिनोमिनेटर में हमें कितना मिल जाएगा, 1.67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल कम 3.34, ओके, इंटू 10 टू पावर माइनस 27। और ये जो वैल्यूज हम लोग को मिल रही है वो जूल में आ रही है, ठीक। ये ध्यान रखना है कि ये हमारा जो आंसर है जूल में। 0.663 इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, सो विल गेट 0.4। okay, approximately the value is 0.4 divided by 3.34 into 10 to the power कितना आ जाएगा, स्क्वायर करने के पास 10 पावर माइनस 38 हो जाएगा वो, और माइनस 27 है यहाँ, है ना। सो 0.4 डिवाइडेड बाई 3.34 अगर हम लोग करते हैं सो विल गेट 0.12 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, माइनस 38 प्लस 27 माइनस में था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो प्लस 27 हो जाएगा, है ना। सो 0.12 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच, यू विल गेट माइनस 11, है ना, ये जूल में आ गया। ओके, लेकिन हम लोग को आंसर जो पूछा गया है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ओके, तो इसी फैक्टर से हम लोग यहाँ पे जूल की जगह पे रख देंगे, सो विल गेट आवर आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 0.12 इंटू 10 पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सो देख रहे हैं कि 0.075 आ गया। ओके, 0.075 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा सारा। अगर हम लोग उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 6 लिखेंगे। 10 पावर 6 को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। ओके, सो दिस विल बिकम 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आप इसको सॉल्व करके आंसर्स को मैच कर सकते हैं, है ना। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज एग्जांपल नंबर 4.5। 4.5 में क्या कह रहे हैं कि एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई, आई का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर। ओके, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट, कितना करंट 10 एम्पियर का। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर, जहां पे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, सो आई का वैल्यू 10 एम्पियर है, ये हम लोग को दे दिया गया है ना। एक पॉइंट पी है, वाई एक्सिस पे रखा हुआ है वो पॉइंट, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा वो हमें बताना है ना।
मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताना है वहां पे। तो ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो हम लोग को देखना होगा। सो रिलेटेड कॉन्सेप्ट इज, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट को बताने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, गेस कीजिए। दैट इज बायोट सावर्ट्स लॉ। ओके, बायोट सावर्ट्स लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख पाते हैं। क्या लिख पाते हैं हम लोग? सो क्या लिखते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हम लोग को पता है। ये मैग्नीट्यूड बताता है, इसमें डायरेक्शन अभी हमें बताया नहीं है। ठीक है, ओके। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई का एक्सप्रेशन वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, करंट भी आपको दे दिया गया है, 10 एम्पियर्स का करंट दिया हुआ है। डीएल का वैल्यू दे दिया गया है आपको, डीएल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई। सो डेल्टा एक्स के वैल्यू के बराबर ही होगा। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब 0.01 मीटर्स। मीटर्स में जरूर कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर। थीटा कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस और 90 डिग्री, एक्स एक्सिस में आपका डेल्टा एक्स है और वाई एक्सिस में आपका पॉइंट है। सो बोथ आर 90 डिग्री। सो साइन 91 हो जाता है वैल्यू। ओके, और आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0.5, और उसका स्क्वायर करना है हमें। सो जस्ट वी नीड टू कैलकुलेट दिस इन ऑर्डर टू गेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वाई एक्सिस एट पॉइंट पी, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0.1 आएगा ऊपर में, डिवाइडेड बाई 0.25, स्क्वायर करने के बाद इंटू 10⁻⁷ रह गया, है ना। सो यू कैन राइट दिस लाइक 10/25 इंटू 10⁻⁷, है ना। सो ये डेसिमल्स को हमने आगे खिसकाया है, उसके वजह से 10/25 हो गया ये, 2 डेसिमल प्लेसेस। सो ये 0.4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला आ जाएगा आंसर। सो इफ यू राइट इट इन प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन, एक डेसिमल प्लेस अगर आप खिसकाते हैं आगे 0.4 के आगे, तो आपको पावर्स का जो है उसको एक प्लेस घटाना होगा। सो 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला विल बी द आंसर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो आप, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग पॉज करके वीडियोज को खुद से सॉल्व करें, है ना, देखने के बाद, और साथ में भी कर सकते हैं। ओके, ओके। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन किधर होगा, गेस कीजिए। इट विल, डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो किधर होता है? डीएल क्रॉस आर वेक्टर के तरफ। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज in the direction of is in the direction of dl cross r vector. Okay, so आप dl क्रॉस r निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? अगर आप देखें, dl x एक्सिस की तरफ जा रहा है dl वेक्टर, और जो r वेक्टर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है y एक्सिस में। सो आपको क्या करना है? dl को पकड़ के r की तरफ घुमाना है, और देखना ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए स्क्रू जो खुलेगा स्क्रू रूल से, वो आपका जेड एक्सिस की तरफ खुलेगा, है ना। डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन हो गया जेड एक्सिस के अलावा। अगर जेड एक्सिस आप देख रहे हैं, मतलब हमारा देखने का व्यूइंग एंगल अगर जेड एक्सिस की तरफ है, तो वो बाहर आता हुआ दिखेगा आपको प्लेन से, है ना। मतलब मतलब डीएल और आर वेक्टर के प्लेन से आउटवर्ड निकलता हुआ दिखेगा, उड़ने वाला प्लेन से नहीं। ठीक है, सो ये हाँ, सो along जेड एक्सिस होगा, या फिर आप लिख सकते हैं इसको कमिंग आउट पर ऑफ द प्लेन ऑफ डीएल क्रॉस, या फिर आर, या फिर यहाँ पे एक्स वाई लिख सकते हैं आप, परपेंडिकुलर टू इट। ओके, सो ये हो गया डायरेक्शन की बात। सो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली निकाल लिया। मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सो यू नीड टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो निकलने वाले वेक्टर को हम लोग डॉट से दिखाते हैं, इसलिए डॉट बना दिया। ओके, let us discuss the next example 4.6. so example 4.6 में क्या कह रहे हैं कि a straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into semicircular arc of radius 2 centimeter as shown in figure 13 4.13a। पहले वाले फिगर में ये बताया गया है। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क बताना है हम लोगों को, है ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? So what is the magnetic field due to straight segment at the center? जो straight वाला segment आपको दिख रहा है, जो वायर,
जिसका अगर डायरेक्शन देखें तो उसी पॉइंट सेंटर से पास हो रहा है वो। सो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम ए सर्कुलर लूप इन एंड इन व्हाट वे इट रिजेंबल्स विद दैट। ओके, एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हम लोग निकाल चुके हैं। आप उसमें क्या होता है वो आपको पता है। सो आप थर्ड पार्ट में क्या कर रहे हैं कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट वेयर बेंट इन अपोजिट। ओके, तो कैसे अगर अपोजिट हो जाएगा तो दूसरे पार्ट के लिए यानी पार्ट बी में जो लूप है हाफ सेमी सर्कुलर लूप, उसके लिए क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग पहले वाले पार्ट के लिए देखते हैं कि कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट। पहले वाले पार्ट में हम लोग देखें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट। सो स्ट्रेट सेगमेंट हम लोग पहले एक ड्राइंग बना लेते हैं अलग से। तो यहाँ पे स्ट्रेट सेगमेंट क्या है, ये जो कि उस सेंटर से गुजरता हुआ लाइन जा रहा है ना। सो स्ट्रेट सेगमेंट अगर हम लोग बनाएं इस तरीके से, तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम लोग को बताना है। सो डीएल वेक्टर देखें अगर आप, तो उसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है ना। और आर वेक्टर को अगर देखें तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो हो जा रहा है, क्योंकि देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड आर, है ना, उसी लाइन से पास हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आर भी जीरो है, साइन और एंगल भी जीरो है दोनों के बीच में। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट विल बी व्हाट, इट विल बी जीरो, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है ये। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं कि इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन डिफर्स फ्रॉम अ सर्कुलर लूप। अगर एक सर्कुलर लूप की हम लोग बात करें, सो अगर हम लोग एक सर्कुलर लूप की वजह से देखें तो सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है वो आप गेस कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ओके, so magnetic field due to a circular loop is given by, so that expression is mu naught by mu naught I by 2r, है ना। so mu naught I by 2r तो सेमी सर्कुलर है यहाँ पे आर्क, है ना। सेमी सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट उसका आधा हो जाएगा, है ना। so सेमी सर्कुलर लूप के लिए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ mu naught I by 2r। so what do you get is mu naught I by 4r is the magnetic field at the center of the सेमी सर्कुलर लूप। अब इसकी डायरेक्शन हमें पता करनी है कि ये अंदर जाता हुआ होगा कि बाहर निकलता हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सो यहाँ पे डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये आप हम लोग शुरू से देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग डीएल को कहीं पे भी देखें, किसी भी आप वहां पे लूप बना, लूप के ऊपर कंसिडर कर लीजिए करंट एलिमेंट और डीएल को पकड़ के आर की तरफ घुमाइए। सो क्या होगा, आपका स्क्रू जो है क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या है, स्क्रू विल गो इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन जाएगा स्क्रू, है ना। सो अब इनसाइड जाएगा इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड विल गो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, जो आप देख पा रहे हैं, है ना। सो प्लेन ऑफ व्यू के अंदर जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। सो क्लॉकवाइज व्यूड फ्रॉम टॉप, सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड विल बी गोइंग इनटू द प्लेन। ओके, और ये प्लेन जो है कंटेन करता है डीएल और आर वेक्टर को, और अंदर जाने वाले वेक्टर को हम लोग क्रॉस को गोल करके दिखाते हैं, ठीक। सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में क्या कह रहे हैं कि, हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वेयर बेंट into semicircular arc of same radius but opposite way as shown in part B of this figure। ओके, सो पार्ट बी को हम लोग ले चलते हैं यहाँ पे। सो देखिए इसको अपोजिट वे में अब नीचे से आर्क बनता हुआ ये जा रहा है ना। तो अब हम लोगों को बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफरेंट होगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। सो इफ द लूप इज बेंट एज शोन इन फिगर, देखिए रेडियस तो चेंज हो नहीं रहा है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसका सेम ही रहेगा जैसा कि पहले हम लोगों ने पार्ट बी में निकाल रखा है। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4r, क्योंकि r चेंज हो नहीं रहा है ना। सो सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम रहेगा। सो ओनली चेंज किस में आएगा, डायरेक्शन में आएगा। और वो कैसे आएगा, डायरेक्शन हम लोग जानते हैं डीएल क्रॉस आर वेक्टर की तरफ होता है। आर वेक्टर
उस डीएल से किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। आप डीएल को पकड़िए, आर की तरफ घुमाइए, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और स्क्रू रूल से अगर आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर निकलता हुआ, है ना, बाहर निकलता हुआ फील्ड होगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड विल कमिंग आउट ऑफ द आउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, है ना। सो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी कमिंग आउट। ओके, कमिंग आउट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, डॉट करके गोल कर देते हैं ना। ओके, चलिए तो हम लोग करते हैं एग्जांपल नंबर 4.7। कंसीडर अ टाइटली वाउंड 100 टर्न्स coil of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere. Okay, what is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? Okay, so यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है, करंट दे दिया है आपको 1 एम्पियर का है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, रेडियस 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर है। ओके, कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, है ना। हम लोग एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन अभी पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं। ठीक है, सो एक सर्कुलर लूप है अगर, और उसमें करंट बह रहा है, तो एक्सिस जो है सेंटर से गुजर रहा है, एक्सिस पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। बट अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें, सो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, वो हम लोग को सबसे पहले जानना जरूरी है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप, सेंटर ऑफ दिस लूप क्या होगा, याद कीजिए क्या हमने लिखा था, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 आर, है ना। आर क्या है, रेडियस ऑफ द लूप। ओके, सो अगर हम लोग अब अगर हम लोग को पास n टर्न्स है लूप में, मतलब n बार लपेटा गया है उसको, तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, n टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2 आर, है ना। सो अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे n का वैल्यू क्या देखा, हमने 100 टर्न्स का था लूप, है ना। सो यहाँ पे सारे वैल्यूज हम लोग को पता है, तो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, और बाकी सारे वैल्यूज हम लोग को दिए हुए हैं। सो एन का वैल्यू है 100, म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ओके, और करंट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ करंट का वैल्यू, 1 एम्पियर, है ना। सो 1 एम्पियर लिख लिया, उसके लिए 2 आर, आर मतलब आर का वैल्यू हमारे पास 0.1 मीटर है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था रेडियस, है ना। सो जस्ट वी नीड टू सॉल्व दिस इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। तो 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, है ना। सो ये ऊपर में आ गया 4 पाई इंटू 10⁻²-7। ओके, 0.2 इसको लिख लिया नीचे में। ओके, सो ये हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई 0.2। 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1। ओके, ऐसे लिखने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 10⁻⁵ ऊपर में आ गया, 4 पाई, पाई का मतलब 4 पाई, अच्छा 2 से कट गया ये, तो 2 पाई हो गया यहाँ पे, और इंटू 10⁻⁻1 वाला ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁴ आ जाएगा, यानी कि 2 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अगर हम लोग पाई का वैल्यूज पुट करके उसको मल्टीप्लाई कर लें, सो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, है ना। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो यू कैन refer to the timeline in the video and comment in the comment section given below this video. Okay, so hope you have enjoyed it, and keep solving problems. That way you will be able to learn a lot about the basic concepts. Okay, so आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट and share this with your friends so that they will get helped by this video. Thank you.